स्टूडेंट्स, हमारा ये न्यू चैप्टर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, ये जो फिजिक्स का वेव पोर्शन होता है उसका स्टार्टिंग चैप्टर है। इसका मतलब है कि अगर हमको SHM नहीं आएगा तो ये पूरा ही वेव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वेव में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है SHM, ये है तुम्हारा बेस बनता है यहाँ से। दूसरा होता है वेव ऑन स्ट्रिंग। तीसरा होता है साउंड वेव, राइट। चौथा होता है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, जो कि ऑप्टिक्स में आता है। और जो पांचवा आता है वो आता है EM वेव्स। देखो, इतने चैप्टर्स हैं हमारे वेव से रिलेटेड। ये सबका जो बेस है वो तुम्हारा ये चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। छोटा इन द सेंस ये नहीं कि हमारा वीडियो का लेंथ कम होगा, क्योंकि हम खूब सारा सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा बेस चैप्टर है। लेकिन अगर तुम जब ये एक बार चैप्टर पढ़ लोगे और देखोगे कि कितना चीज़ इसमें याद रखने का है, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस चैप्टर में कुछ खास याद रखने को है ही नहीं। एक बार समझ गया तो काम हो गया। ये सिंगल पेज में आ जाएगा इसका सारा चीज़, ठीक है। बट उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिलेबस की बात करें तो एडवांस के अंदर तुम्हारा लिखा हुआ है लीनियर एंड एंगुलर SHMs, लीनियर और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ये है एडवांस का सिलेबस। तुम जानते हो एडवांस का सिलेबस काफ़ी लिमिटेड होता है, डिफाइंड रहता है। और जेई मेन और नीट का सिलेबस लगभग सेम होता है। जो हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में देखेंगे, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो फंक्शन पे टाइम का कैसा डिपेंड करता है, पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे, SHM और इसका इक्वेशन देखेंगे। फिर देखेंगे फेज क्या होता है, स्प्रिंग से रिलेटेड ऑसिलेशन देखेंगे। बात करेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स और फोर्स का कांस्टेंट के जो होता है वो क्या होता है। फिर SHM के अंदर एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम लोग थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और लास्ट में जो केवल जेई मेन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है फ्री फोर्स और डैम्प ऑसिलेशन और रेजोनेंस। ये जेई मेन और नीट में है, लेकिन एडवांस में ये वाला पार्ट नहीं आता है, तो वो हम आखिरी में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि जेई मेन में लिखा हुआ है तो ये जेई मेन में हर साल ही पूछा जाता है, समझ रहे हो। तो जो भी ऐसा जब भी तुम तैयारी करते हो फिजिक्स का और तुम्हें पता चले कि ये केवल जेई मेन के सिलेबस में है, तो ये मान के चलो कि ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक। तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं। देखो, पीरियड का मतलब होता है समय अंतराल। पीरियड का मतलब क्या होता है? समय अंतराल। मान लो सूर्य है और धरती उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है एक साल के अंदर, राइट। तो फिर अगले साल में चक्कर लगाएगी, फिर यानी ये फिक्स पीरियड कितना है, समय अंतराल एक साल का, जिसमें ये अपना चक्कर लगाती है। तो जब भी देखो व्हेन ए बॉडी और ए मूविंग पार्टिकल, कोई भी बॉडी और मूविंग पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करे, बार बार करे मोशन को, और जो पाथ है वो डिफिनिट है, और जो टाइम है इंटरवल वो रेगुलर है, निश्चित है। यानी इसी पाथ पे निश्चित समय अंतराल पे वो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, यानी हर बार चक्कर लगा रहा है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं पीरियोडिक मोशन। और ये जो कितने समय में चक्कर लगाता है, वो जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, समझ गए। उसको कैपिटल T से दिखाते हैं। ये जो पाथ है पीरियोडिक मोशन का, ये लीनियर पाथ हो सकता है, ऐसा लाइन के अलावा सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या एनी अदर कर्व। जैसे अर्थ जो है वो सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है। ये है तुम्हारा अर्थ और ये है सन। तो क्या है यहाँ पे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी टाइम जो है वो डिफाइन है कितने का, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 1 ईयर, जिसमें अर्थ रोटेट करता है, चक्कर काटता है इसके बाद। पाथ क्या है, पाथ फिक्स है, इलिप्टिकल पाथ है। तो एक बार रीड करो इसको कि व्हेन ए बॉडी और मूविंग पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन along a definite path after regular interval of time, then motion is said to be periodic motion। और ये जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इंटरवल ऑफ टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं।
तो अब बात आता है पीरियोडिक देख लिए, तो ऑसिलेटरी किसको बोलते हैं? टू एंड फ्रो का मतलब होता है यहाँ और वहाँ, यहाँ आया वहाँ गया, यहाँ आया वहाँ गया। मान लो ये बॉल है, इसको तुम इधर खींच के ले गए, फिर वह वापस आएगा, फिर इधर गया ये, फिर वापस आएगा। तो टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, टाइप ऑफ मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है कि ये कहाँ तक किसके बीच में टू एंड फ्रो कर रहा है, तो ये देखो, ये बीच के पोजीशन को हम मीन बोलते हैं और ये दोनों एंड को हम एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर तुमने पेंडुलम वाला घड़ी देखा हो ऐसा, तो इधर उधर चलता रहते हैं, टू एंड फ्रो, ठीक है। तो मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक क्या होता है? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर इनर्जी कंजर्व रहता है वो पीरियोडिक होता है। ध्यान देने की बात है, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच इनर्जी इज कंजर्व आर ऑल्सो पीरियोडिक। वो ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर इनर्जी कंजर्व है, सुरक्षित है, उसका लॉस नहीं हो रहा है, तो उसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। और बोलता है कि ये जो फोर्स या टॉर्क जो इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी देखो क्या होता है, जब ये गेंद है, इसको तुम खींच के उधर ले गए तो ये वापस आना चाहता है, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि इसको मीन यानी कि इक्विलिब्रियम के अबाउट लेके आ रहा है। सही बात है। तो वो फोर्स या टॉर्क जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलोंग लगता है ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं या रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि ये उसके ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आना चाह रहा है, रीस्टोर करना चाहता है, इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क बोला जाता है। अब बात आता है कि डैम्प ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? ये टर्म होता है डैम्प ऑसिलेशन। तो ये वो ऑसिलेशन है जिसमें इनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, यहाँ पे इनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, इनर्जी सुरक्षित नहीं रहेगा। किस कारण से? क्योंकि कुछ रेजिस्टिव फोर्स होंगे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है जो रेजिस्ट करता है मोशन को, उस तरह के कुछ रेजिस्टिव फोर्स होंगे, जैसे ड्रैग हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इस तरीके का फोर्स प्रेजेंट रहेगा जिसके अलोंग इनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और जो इनर्जी का लॉस हो जाता है उस कारण से इनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम हुआ तो डैम्प ऑसिलेशन बोलेंगे। उस कारण से जो इसका मैकेनिकल इनर्जी है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है लॉस के कारण से। समझे? तो टू एंड फ्रो मोशन है तो उसको ऑसिलेटरी बोल दोगे। ये पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो फिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उदाहरण क्या है? मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। वैसे ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर इनर्जी कंजर्व है, इनर्जी सुरक्षित है, उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। फोर्स या टॉर्क जो इसके मीन पोजीशन के अबाउट लगता है, जो इसको मीन की तरफ लेके आता है, उसको रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। समझ गए? अब बात आता है सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। 7 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो बात आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होता है? देखो, तुमने देखा था ये जो रीस्टोरिंग फोर्स था या रीस्टोरिंग टॉर्क, उस बॉडी का जो कैसे मोशन में के अंदर था? ऑसिलेटरी मोशन में। वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसको हम एक्स से दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये दिखा रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लग रहा है पार्टिकल के। और ये क्या है? हमेशा इसका जो डायरेक्शन है रीस्टोरिंग फोर्स का, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसको हम बोल देंगे क्या चीज़? एसएचएम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाने के लिए हमने 2 कंडीशन डाले हैं। एक कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो पार्टिकल या बॉडी जो भी है उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपने मीन पोजीशन, जैसे पहले यहाँ पे था पार्टिकल, यहाँ पे रखा हुआ था, इसको अगर इधर के तरफ ले गए
या इधर की तरफ ले गए, तो इसके ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ लगना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अगर इधर की तरफ हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए, यानी रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट लगना चाहिए, हमेशा इसका डायरेक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ होना चाहिए। और जो इसका मान है रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क का, वो हमेशा पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इजी टू एनालाइज होता है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ एसएचएम क्या होते हैं, कितने तरह के एसएचएम होते हैं। ठीक है, तो पहला एसएचएम होता है लीनियर एसएचएम। अब एसएचएम है तो टू एंड फ्रो मोशन तो होगा ही, किसके अबाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, यानी ये जो इक्विलिब्रियम है उसके अबाउट टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ये जो मोशन होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है एम के पास में रखा हुआ है, ये पहले उधर जाके बी तक पहुँचा, फिर वापस आया, फिर एम को क्रॉस करके ए तक गया और फिर ए से वापस आके मीन पे आया, तो एम जो है वो मीन पोजीशन है। और कह रहा है कि ये जो दूरी है ए से लेके एम का वही दूरी है बी से लेके एम का, यानी जितना वो उधर जाता है मीन से उतना ही इधर भी जाता है। तो यही जो ए एम और बी एम कहलाता है वो उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कि ये अपने मीन पोजीशन से कितनी दूर गया, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ए और बी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यानी बीच वाला था मीन पोजीशन और ये जो दोनों एंड है उसको क्या बोल देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। और चूंकि ये एक लाइन के लॉन्ग लग रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर एसएचएम। समझ गए, लीनियर एसएचएम। अब देखो एंगुलर एसएचएम, ये दूसरा टाइप होता है हमारे एसएचएम का। जब भी कोई बॉडी या पार्टिकल वो फ्री टू रोटेट या ऑसिलेट अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑन ए कर्व पाथ, कोई भी कर्व पाथ होगा उसके अबाउट रोटेट या ऑसिलेट कर रहा हो तो उसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। अभी ये लाइन नहीं है, ये कर्व पाथ के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम एंगुलर एसएचएम है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका इक्वेशन कैसा होता है। तो तुम जानते हो हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स था वो प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और इसका जो डायरेक्शन था वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा उल्टा लगता था, यानी अगर ये मीन पोजीशन से उधर जा रहा है तो फोर्स उल्टा लगता था, ये हमने देखा। तो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस एक्स के, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस के गुने एक्स। यहाँ पे के क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो डायरेक्शन अपोजिट आएगा। तो के हमेशा पॉजिटिव रहता है और उसको फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि हमने फोर्स निकालने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाया तो के ऐड किया है, के पॉजिटिव है और इसका नाम होता है फोर्स कांस्टेंट। और एक्स जो है वो क्या है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ से देखते हैं हमेशा हम, मीन पोजीशन से देखते हैं कि पार्टिकल पहले यहाँ था अभी यहाँ गया है तो कितना दूर मीन पोजीशन से गया, उसको डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बोलते हैं। तो हमारा फोर्स बराबर क्या आ गया, माइनस के एक्स। अब तुम जानते हो फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन, मास गुणे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, तुम जानते हो वेलोसिटी बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी, और एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी टू। सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी है तो दो बार डिफ्रेंसिएशन करोगे डिस्प्लेसमेंट का तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास गुने डी टू एक्स बाई डी टी टू, ये बराबर हो गया हमारा आया है माइनस के एक्स, ये इक्वेशन बन गया। तो इसको इधर ले आओ तो डी टू एक्स बाई डी टी टू, तो हमारा क्या हो गया, ये मास गुने डी टू एक्स बाई डी टी टू जोड़ के एक्स बराबर 0। यहाँ भी डिवाइड कर दो एम से, यहाँ भी डिवाइड कर दो एम से, तो एम से एम चला गया, यानी हमारे पास इक्वेशन आ गया डी टू एक्स बाई डी टी टू जोड़ के बाई एम गुने एक्स इज इक्वल टू 0। और इसका हम बोलते हैं ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जो लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, उनके कैलकुलस नाम के पोर्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक चैप्टर आता है,
कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत हमें अभी यहाँ पे नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे जो भी ज़रूरत है वो समझ लेंगे। तो हमारा जो SHM का इक्वेशन आया वो क्या आया, d2x/dt2 जो k/m गुणे x इज इक्वल टू 0। अब सुनो, k/m जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, क्योंकि तुम जानते हो ओमेगा बराबर होता है √k/m। नहीं भी जानते तो अभी से याद कर लो, इसका बहुत काम पड़ेगा। तो d2x/dt2 और k/m के जगह हमने रख दिया ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ओमेगा बराबर क्या आ गया, √k/m। और जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो यहाँ से जो हमको x का मान मिलता है वो मिलता है a गुणे साइन ओमेगा t प्लस फाई। यानी हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM को सॉल्व किया तो हमें x का एक मान मिलता है जिसका मान होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई के बराबर। x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, समझे। अब सुनो, अब एक बात सुनो कि तुमको यहाँ पे जो SHM का कैरेक्टरिस्टिक देखना है, गुण देखना है, प्रॉपर्टी देखना है। तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये जो फिगर तुमको दिख रहा है उसमें जो पाथ ऑफ पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन है। डिस्प्लेसमेंट हमने किसको बोला, डिस्प्लेसमेंट होता है ये दूरी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। किसी भी समय पे कहोगे तो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये बीच वाला जो पॉइंट है उसको हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला है या मीन पोजीशन इसी को बोलते हैं। और ये जहाँ तक ये पार्टिकल है ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक और ये एंड तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यानी एक बार पार्टिकल यहाँ से गया तो वहाँ तक पहुँचा, फिर इसी पाथ पे वापस आता है वो इधर, लेकिन तुमको समझ नहीं आएगा इसलिए इसने अलग बंद दिखाया है। यहाँ से यहाँ तक गया एक्सट्रीम तक और फिर उसी पाथ से वापस आए, ये अलग पाथ मत बनाओ इसको, ये सेम है, लेकिन तुमको समझाने के लिए इसने दिखाया कि जैसे ये इधर की तरफ गया था फिर वापस इधर आया है, फिर ये मीन पे आया, फिर उधर की तरफ गया एक्सट्रीम पे और फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया है। ये समझ रहे हो, ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि पार्टिकल पहले गया वहाँ तक, फिर वापस आया, फिर उधर चला गया, फिर वापस आया। समझ रहे हो, ये तुम्हारे झूले की तरह है। झूला जो तुम टांग देते हो आसमान से, तुम्हारा झूला अगर झुलाते हो तो एक बार उधर जाता है एक्सट्रीम तक, फिर वापस यहाँ आता है बीच में, फिर उधर जाता है, फिर भी यहाँ आता है, फिर उधर। तो ये क्या है, ये जो झूला है वो SHM ही करता है। तो वैसे यहाँ पे है कि तुम जो डिस्प्लेसमेंट देखोगे किसी भी टाइम t पे, तो मान लो यहाँ पे अभी पार्टिकल है t टाइम पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है हमेशा मीन पोजीशन से। और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने निकाला है, x बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। और एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक्सट्रीम पोजीशन, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूरी, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो जो एम्पलीट्यूड है ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने एक्सट्रीम पे ही जा सकता है, इसीलिए जब ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है तो डिस्प्लेसमेंट का मान मैक्सिमम होगा और उसी मान को हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर तुमको ये एक्सट्रीम, ये है A और ये है B, ये दोनों एक्सट्रीम के बीच का दूरी दे दिया है मान लो D, तो एम्पलीट्यूड पूछे तो तुम क्या करोगे, D का आधा कर दोगे, क्योंकि ये दो एम्पलीट्यूड के बराबर का दूरी होता है दोनों एक्सट्रीम के बीच में। तो हमको इतने ही दूर चाहिए, अगर पूरा D था तो ये D/2 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड बराबर हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट और पोजीशन। ये बात समझ गए। अब समझो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका मान है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तुमको पूछ रहा है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को जिसका टाइम पीरियड 2π ओमेगा है? क्या ये SHM को रिप्रेजेंट करता है जिसका टाइम पीरियड π ओमेगा है? क्या ये पीरियोडिक तो है बट SHM नहीं है? अब पीरियोडिक का पीरियड 2π ओमेगा,
ये पीरियोडिक है, SHM नहीं है और पाई बाय ओमेगा। तो सिंपली क्या होता है देखो, तुमको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 1 बाई डिवाइडेड बाई 2, यानी ये y बराबर। अब एक बात देखो, एक बात ये देखो कि ये इक्वेशन क्या है, ठीक है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ये देखने के लिए कि ये जो है SHM है या पीरियोडिक है, तो सिंपली देखो हमने SHM का प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन होता है, यानी जो फोर्स होता है, फोर्स का हो या एक्सेलरेशन, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, समझ रहे हो। और ये जो एक्सेलरेशन आता है ना, वो जो आता है वो क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर गुणे एक्स के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी होता है SHM का, ठीक है। सबसे पहले कभी भी तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ हो तो तुम उसका एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे एक्सेलरेशन होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन d2x/dt2। तो यहाँ पे तुमको y जो है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा dy/dt, ठीक है। तो क्या करेगा dy/dt, यहाँ से हाफ का तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ। अब क्या है तुमको पता है, जो cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद है तुमको, ये होता है माइनस ऑफ साइन x। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सोचो, cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 2x। तो यहाँ से हमको -1/2 तो कॉमन है, cos 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन करना है हमको, ये 2 से 2 कट जाएगा, dy/dt आ गया तुमको साइन 2 ओमेगा टी। अब एक बात देखो, जब इसको तुम दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d2y/dt2, तो यहाँ से तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो पॉजिटिव होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा तुमको cos 2 ओमेगा टी इंटू 2, समझ रहे हो। तो हमको यहाँ से एक बार ये डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ओमेगा बाहर आना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे ओमेगा भी कांस्टेंट है ना, तो वो भी बाहर आ जाएगा। रुको चेक करते थोड़ा, सही बात है, यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, वहाँ भी जो हमने पहली बार डिफरेंशिएशन किया था, तो यहाँ पे ओमेगा बाहर आना चाहिए था एक, ठीक है, 2 ओमेगा बाहर आना चाहिए था, तो 2 कट गया था तो ओमेगा रहता, ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। कैसे पता चला, सीधे सीधे तुम ये जो y दिया हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो dy/dt जब करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो स्क्वायर है तो पावर पहले आ जाएगा, और 2 ओमेगा और हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का भी एक बार चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, समझ रहे हो। तो 2 साइन टी कॉस टी हो जाएगा साइन 2t, तो हो जाएगा ओमेगा गुने साइन 2 ओमेगा टी, ये पहला बार डिफरेंशिएशन करने से आएगा, ओमेगा गुने साइन 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा dy/dt। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो d2y/dt2 आएगा, यानी दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी। तो कुल मिला के 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, ये हमारा आता है एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन को तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन तुम्हारे
y के निगेटिव के प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यहाँ तो cos 2 ओमेगा टी आ रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर हमारा प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है निगेटिव ऑफ ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के, एक्सेलरेशन हमको प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है निगेटिव ऑफ y यानी निगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी के, तो क्लियर सा बात है कि ये हमारा SHM तो नहीं होगा, क्योंकि SHM होने का शर्त है कि ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, तुमको थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है क्योंकि अभी ये जेमेन का क्वेश्चन बीच में आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझने का कोशिश करो कि जब भी y का इक्वेशन दिया रहे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करो और एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन अगर तुम्हारे प्रोपोर्शनल हो जाए साइन जो डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव के, तो वो SHM होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है, इस कारण से ये प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, यानी SHM तो नहीं होगा। अब बात आता है ये, चलो पीरियोडिक है, ठीक है पीरियोडिक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है? तो तुम जानते हो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे जो हमारा पीरियड है वो कितने का है, तो ये 2 ओमेगा का है एंगुलर स्पीड, यानी इसका जो एंगुलर स्पीड दे दिया है ओमेगा जिसको हम बोलते हैं ओमेगा, वो कितना है, तो 2 ओमेगा के बराबर। तुम्हारा जो टाइम पीरियड टी आएगा वो आता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, यानी आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा का मान 2 ओमेगा है, यानी कितना जाएगा पाई बाय ओमेगा। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अब क्या आता है कि हमारे पास है कि ये जो SHM का हमने एम्पलीट्यूड देखा। एम्पलीट्यूड क्या होता था, मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस। हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM पढ़ रहे हैं अभी, उसके अंदर इनर्जी जो होता है सिस्टम का उस पर SHM डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जो एम्पलीट्यूड है SHM का एम्पलीट्यूड वो सिस्टम के एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब बात आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा का मान होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ओमेगा का मान होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, ये फार्मूला होता है। और 1 बाई टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं एफ, यानी इसको हम बोल देंगे 2 पाई, 1 बाई टाइम के बदले रख देंगे एफ, तो जगह 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा का यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, रेड पर सेकेंड, समझे। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ये होता है अगर तुम टाइम इंटरवल ले लो यूनिट, यानी 1 टाइम इंटरवल के अंदर कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड के बराबर, और इसी को हम बोलते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 1 बाई टाइम पीरियड इसका उल्टा ओमेगा बाई 2 पाई, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज या पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, तो देखो ये वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है जिसमें ऑसिलेटरी मोशन रिपीट होता है, यानी एक बार कंप्लीट होकर दोबारा होने लगा, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और तुमको याद होगा ओमेगा बराबर होता था अंडर रूट के बाई एम, तो 1 बाई ओमेगा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एम बाई के, तो 1 बाई ओमेगा के बदले लिख दिया 2 पाई गुने अंडर रूट एम बाई के, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब बात आता है हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि d2x बाई dt फॉर ए पार्टिकल जो कि SHM कर रहा है का इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है d2x बाई dt2 जोड़ 4x बराबर 0, तो बोलता है कि इसका टाइम पीरियड बता दो। देखो हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा था SHM का इक्वेशन। SHM का इक्वेशन था d2x बाई dt2 जोड़ ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। यहाँ पे देख रहे हो ये है SHM का इक्वेशन। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा हमको दिया होता है d2x बाई dt2 जोड़ ओमेगा स्क्वायर गुने x बराबर आता है 0, ये हमको याद होना चाहिए, ये हमारा SHM का इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन में दिया है और जो हमको याद है, उन दोनों को कंपेयर करो
तो तुमको दिखेगा कि ओमेगा स्क्वायर का मान है 4, यानी ओमेगा का मान कितना होगा 2। यहाँ प्लस माइनस नहीं होता है, ओमेगा का एंगुलर फ्रिक्वेंसी है तो 2 रेडियन पर सेकेंड। तो हमको पूछा क्या, हमको टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा पाई सेकेंड। समझ गए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। अच्छा, एक और इक्वेशन है सेम, देखो जेई मेन में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। d2x/dt2 ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट किया गया है, जो अल्फा एक्स बराबर 0। तुम इसको कंपेयर कर दोगे अपनी इक्वेशन से, d2x/dt2 जो ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 से, यहाँ से तुमको दिखेगा कि ओमेगा बराबर स्क्वायर बराबर आ गया अल्फ़ा, तो यानी जो ओमेगा का मान आ गया वो आ गया अंडर रूट अल्फ़ा। कंपेयर करोगे ना, यहाँ अल्फ़ा है, ये ओमेगा स्क्वायर है एक्स के साथ में, तो ओमेगा का मान आ गया। तो टाइम पीरियड पूछा है तो ये होता है 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा का मान है अंडर रूट अल्फ़ा, तो 2π डिवाइडेड बाई अंडर रूट अल्फ़ा, कौन सा हो जाएगा ये, डी आंसर। तो इतना आसान क्वेश्चन आता है देखो जेईई मेन में। अब है हम बात करेंगे फेज का, कि फेज किसको बोलते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी इसका पोजीशन और इसका मोशन का डायरेक्शन, दो चीज़ बताता है फेज हमको। फेज हमको बताता है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका किस स्टेट में है वो। स्टेट दो चीज़ होता है, एक तो होता है उसका पोजीशन, और एक होता है वो जो मोशन कर रहा है उस किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है किसी भी इंस्टेंट टाइम पे। इस बात को रिप्रेजेंट करता है फेज। जब भी देखोगे एक साइनूसॉइडल फंक्शन, साइन के रूप में तुम याद कियोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये था तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जब भी तुम एसएचएम का इक्वेशन लिखते थे। तो यहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस फाई है इसको हम बोल देते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किसका, ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, साइन थीटा, तो इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा साइनूसॉइडल, यानी ये साइनूसॉइडल फंक्शन है, और साइन के अंदर जो भी पार्ट आ रहा है उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ मोशन, इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ द मोशन। समझे। ओमेगा टी प्लस फाई को क्या बोल देंगे, फेज ऑफ द मोशन। अब बात आता है कि फेज कांस्टेंट, कि ये जो फाई लिख दिए हो ये क्या है, तो फाई का नाम होता है फेज कांस्टेंट। तो एसएचएम के अंदर कांस्टेंट जो फाई है वो एसएचएम के इक्वेशन में उसको बोला जाता है फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज। यानी जब टाइम इजिकल टू 0 रख दोगे तो ओमेगा टी प्लस फाई का मान क्या आ जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा 0, तो यानी केवल फाई बचेगा। तो यानी जब स्टार्ट हुआ था मोशन, यानी टी इजिकल टू 0, तब कितना फेज था, तो फेज था उस समय पे फाई। क्यों, क्योंकि टाइम 0 रखने पे हमको फेज जो मिलता है ये पूरा, तो ओमेगा टी कट के केवल फाई बचता है। तो टी इजिकल टू 0 को हम बोलते हैं स्टार्ट ऑफ मोशन या इनिशियल फेज, और उसी को हम बोल देते हैं फाई। इनिशियल फेज को क्या बोल देते हैं, फाई। समझ गए। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी ये जो फेज कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है किस बात पे, इनिशियल पोजीशन क्या है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं। ये बात समझ गए। अब चलो, अब आगे देखो, बात करेंगे हम वेलोसिटी की। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चैप्टर में बहुत ही कम थ्योरी है, खूब क्वेश्चन बनाने का होता है, इसीलिए ये सब समझो कैसे आ रहा है। तो हम अब बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी किसको बोलते हो किसी भी इंस्टेंट पे, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम काइनेमेटिक्स में भी पढ़े कि वेलोसिटी क्या होता है, d/dt ऑफ x, x क्या था, पोजीशन, यानी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है, d/dt, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। अब लेकिन हमको जो x है, x का मान हम लिखते हैं a sin ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में, क्योंकि हमारा जो SHM है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको पता है, x बराबर होता है ओमेगा टी प्लस फाई। हमको वेलोसिटी निकालना है
तो डी एक्स बाई डी टी निकालना है, यानी ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हम देखेंगे कि हमको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन। और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन हम एक जेईमेन के क्वेश्चन में देख लिए थे कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और चूंकि यहाँ पे एक ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है इसीलिए एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे वेलोसिटी का इक्वेशन। वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एक बात और समझो कि जो है तुम्हारा वेलोसिटी होता है वो तो ओमेगा गुणे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा याद रखो, कैसे आता है तुम रख के देख सकते हो। यहाँ पे अगर तुम x की जगह ये रख दोगे ना ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इतना। तो अगर तुम वेलोसिटी बराबर तुम कह रहे हो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर तुम x बराबर 0 रखोगे, इसका मतलब इस x बराबर 0 का क्या मतलब होता है कि ये मीन पोजीशन पे ही है पार्टिकल। x बराबर पूरा ये एम्पलीट्यूड के बराबर रखोगे तो ये एंड पोजीशन पे आ जाएगा। x बराबर अगर एम्पलीट्यूड के बराबर रखोगे तो ये एंड पोजीशन पे चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है x कि मीन पोजीशन से कितना दूर है। तो अगर हम x बराबर 0 कहते हैं तो हम कहते हैं कि मीन पोजीशन से इसका जो पार्टिकल इसका दूरी 0 है, यानी ये मीन पोजीशन पे ही है। x बराबर 0 का मतलब होता है पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। एक्स का मान हो गया 0 रख दिए तो 0 हो गया, तो हो जाएगा ओमेगा इंटू ए। तो यानी मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा ओमेगा इंटू ए। और एक्स का मान जब एम्पलीट्यूड के बराबर रखोगे, यानी ये किस पे चला जाएगा, ये दोनों एंड के छोर पे चला जाता है जब ए रख देते हो तो डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक एक्स का मान ए रख दोगे तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर चला गया, 0 हो गया। तो वेलोसिटी जो एंड पे आएगा एक्सट्रीम पे आएगा वो आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि जो स्पीड मीन पोजीशन पे मैक्सिमम मिलेगा और एंड पोजीशन पे मिनिमम मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होता है मैक्सिमम। ये बात ध्यान रखो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होता है मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होता है मिनिमम। ये बात समझे? ये बात समझे कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड वाला पोजीशन, मीन से चला था एक्सट्रीम पे पहुंचा तो वेलोसिटी हो गया 0। यहाँ पे मीन पे था वेलोसिटी ए ओमेगा के बराबर, तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मिनिमम आएगा, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा। बीच वाले पॉइंट पे मैक्सिमम और दोनों छोर पे जाके वेलोसिटी 0, यानी यहाँ जाके पार्टिकल रुक जाएगा फिर वापस आना शुरू होगा। समझे? अब बीच में आते आते वेलोसिटी खूब हाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके सोचो ना, जब झूला बीच में आता है तो कितना स्पीड में उधर की तरफ भागता है, जब यहाँ पहुँचता है तो रुक जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर स्पीड हो जाता है मीन पे, फिर वहाँ पर जाता है, वहाँ पे जाके एक जगह रुकता है फिर वापस आ जाता है। तो वैसे ही एक्सट्रीम पे जाके वेलोसिटी हो जाता है 0 और एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट का मान कितना होता है ए के बराबर। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन तुम समझ चुके, ये होता है ओमेगा गुने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर दो तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वेलोसिटी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सब में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए से कट गया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जब भी तुम देखोगे कि अगर तुम यहाँ पे x और y जो है x एक्सिस पे तुमने डिस्प्लेसमेंट को लिया है और y एक्सिस पे तुमने वेलोसिटी को लिया है, तो इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है तुम्हारा इलिप्स का जनरल इक्वेशन। समझे? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक है ए और एक है बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दूरी जो है एक्स एक्सिस वाला दूरी
तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड के बराबर दोनों तरफ, और ऊपर की तरफ जो ये दूरी होगा ये होगा ओमेगा ए के बराबर। समझे? तुम याद करो, जब भी इलिप्स का इक्वेशन लिखते हो, ये होता है इलिप्स का इक्वेशन, ये होता है सेंटर, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो आधा ऑफ माइनर एक्सिस, तो जब भी तुम इक्वेशन ये लिखोगे बी, तो ये आ जाएगा पूरा जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक का वो होगा बी, और जो ये होता है दूरी वो होता है ए। सेमी मेजर होता है ए, पूरा दूरी होगा तुम्हारा 2a, और ये पूरा दूरी होगा 2b। तो यानी जो आधा टुकड़ा हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आधा टुकड़ा देख रहे हैं ये कितना होगा? तो ये होगा ओमेगा ए के बराबर। क्यों? क्योंकि ये बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर बराबर दे दिया है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी बराबर नहीं हो जाएगा ए गुने ओमेगा। यानी वाई एक्सिस पे देखोगे तो बी का मान, ये जो आधा मेजर एक्सिस होगा वो होगा ए गुने ओमेगा। वैसे एक्स पे अगर ये आधा दूरी देखोगे तो इसके बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर, ए बराबर आ जाएगा कैपिटल ए, ये दूरी आएगा ए। तो तुम सेमी मेजर और सेमी माइनर समझते हो कि ये इतना दूर बी है, ये इतना दूर बी है। अब बी देखते कैसे हैं? तो नीचे किसका स्क्वायर था? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का, तो उसका रूट ले लो, तो ओमेगा ए, तो ओमेगा ए आ जाएगा एक तरफ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये ग्राफ बन गया तुम्हारे वेलोसिटी का। तो जब मीन पोजीशन पे आओगे तो एक्स का मान होगा 0, एक्सट्रीम पे जाओगे तो ए और प्लस ए माइनस ए, और जब मीन पे आओगे तो स्पीड का मान होगा ओमेगा ए, और बाकी दोनों एक्सट्रीम पे स्पीड का मान आ जाएगा 0। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये ग्राफ बनाने आएगा। तो ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ वुड बी एन इलिप्स, ये जो ग्राफ है वो इलिप्स बनेगा। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं। तो तुम जानते हो एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन, यानी ये d2x बाई dt2, यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो हमको डी बाई डी टी और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। पिछले पेज पे वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन था, वेलोसिटी का मान था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ से हम यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तुम जानते हो हमारा एक्स का मान था ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो हम ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 के जगह पर रख देंगे एक्स का मान। तो जो हमारा एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर गुने एक्स के बराबर। निगेटिव साइन जो यहाँ पे है वो क्या दिखाता है? जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा एक्स के तरफ है, मीन पोजीशन के तरफ है, यानी एक्स अगर इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट एक्सेलरेशन लगेगा। मीन से अगर तुम इधर की तरफ जा रहे हो तो एक्सेलरेशन मीन की तरफ लगेगा, मीन से अगर उधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन फिर से मीन की तरफ लगेगा, यानी एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर गुने एक्स। अब देखो कि जो मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन वहाँ पे एक्स का मान कितना होता है? 0। तो 0 रखोगे यहाँ पे तो एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर गुने 0, यानी यहाँ अगर मैं 0, तो एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा 0। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंचते हो तो एक्स का मान आता है प्लस माइनस ए। एक तरफ जाओगे तो प्लस ए, एक तरफ जाओगे तो माइनस ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स का मान होता है ए के बराबर, तो इसमें रख दोगे तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर गुने ए, या ओमेगा स्क्वायर गुने ए, यानी ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एक्सट्रीम अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो तुम देखते हो कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम आता है, याद है क्या? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम आता था। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में उल्टा रिलेशन है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ एक्सेलरेशन 0। ये बात समझ गए? अब बात आता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर गुने एक्स। तो जब एक्स ये देखोगे तो एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में बनाओगे तो एक्सेलरेशन को बोल दो y बराबर m गुने एक्स। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे m क्या है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो स्लोप का मान कितना? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यानी स्लोप कैसा है?
निगेटिव है। स्लोप निगेटिव का मतलब होता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा जो बनाएगा वो 90 से ज़्यादा बनाएगा, तभी टेन थीटा का मान 0 निगेटिव में आएगा। यानी जो हमारा लाइन होगा वो इस एक्सिस से 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगा, और x 0 रखने पे ये y का मान 0 हो जाता है। x अगर 0 रखोगे तो y 0 हो जाता है, यानी ये ओरिजिन से पास करेगा। तो एक ऐसा लाइन जो एंगल बनाए थीटा ग्रेटर देन 90 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और 0 0 से पास करे, ये हो जाएगा ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसका स्लोप हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। अब बात आता है कि ये कितने से कितने के बीच में आएगा। तो तुमको पता है कि x का ज़्यादा से ज़्यादा मान हो सकता है +a और x का ज़्यादा से ज़्यादा मान हो सकता है -a। तो जब a का मान रखोगे तो एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर, और जब -a रखोगे तो आ जाएगा +a ओमेगा स्क्वायर। यानी ये ग्राफ जो है तुम्हारा y एक्सिस पे अगर तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन का मान एक तो a ओमेगा स्क्वायर निगेटिव में और एक a ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव में, इन्हीं दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि प्रिसाइजली हमारा ये स्ट्रेट लाइन तुमको देखने को मिलेगा। क्या तुम्हें पूरी बातें समझ में आई कि ये लाइन इधर क्यों गया? क्योंकि तुमको थीटा 90 से ज़्यादा बनाना है, स्लोप निगेटिव रखना है। स्लोप क्या है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये बात समझे? तो अब जो है हम लोग इसके आधार पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल जो कि SHM को एग्जीक्यूट कर रहा है, x दे दिया है, x बराबर 5 मीटर गुने साइन पाई पर सेकेंड टाइम जोर π/3, ऐसा इक्वेशन दिया है। हमको बोल रहा है कि तुम इसका एम्पलीट्यूड बता दो, टाइम पीरियड बताओ, स्पीड कितना होगा मैक्सिमम ये बताओ, और वेलोसिटी बताओ जो टाइम है 1 सेकेंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तुम जानते हो कि हमारा x का जो इक्वेशन हम लिख देते हैं सिंपली, वो लिख देते हैं a गुने साइन ओमेगा t प्लस फाई के बराबर। यहाँ पे a होता है एम्पलीट्यूड, कंपेयर करो तो a कितना है यहाँ पे 5 मीटर। तो पहला पार्ट था हमारा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड जो था a उसका मान आ गया 5 मीटर। ये एक पार्ट का हमने आंसर कर दिया। दूसरा था हमको बता दो टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा कहाँ से मिलता है? हम देखते हैं कि हमारे इक्वेशन में जो t से रिलेटेड टर्म होता है वो ओमेगा होता है। तो t से रिलेटेड क्या है यहाँ पे? पाई। तो पाई हो गया हमारा यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा बराबर यहाँ पे दे दिया है पाई। क्यों? क्योंकि हम t से कंपेयर करके देखे तो पाई मिला हमको, तो हो जाएगा 2π/π यानी 2 सेकेंड हो गया टाइम पीरियड। अब हमको क्या पूछा है? हमको बताओ मैक्सिमम स्पीड बताओ। तुम जानते हो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे मिलता है? मीन पे मिलता है। कितना मिलता है? तो a गुने ओमेगा के बराबर रख दो। a है 5, ओमेगा है कितना? पाई, तो यानी आ जाएगा 5π मीटर पर सेकेंड। फिर आगे बात आता है कि जब t = 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी का मान बता दो। तुम जानते हो कि जो हमारा x बराबर अगर लिखा हो a साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो हमको डिफ्रेंसिएशन करके मिलता है dx/dt से, हो जाता है a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। रख दो इसमें a ओमेगा, a का मान कितना है यहाँ पे? 5 है मीटर में, ओमेगा का मान पाई है, कॉस को कॉस रख दो, ओमेगा का मान फिर से पाई है। टाइम कितना दिया? 1 सेकेंड, तो 1 रख दो, जोर फाई। शुरू में फाई कितना था? π/3, यहाँ पे भी आ जाएगा π/3, ये हो जाएगा 5। कॉस कितना हो गया? ये कॉस पाई जोर π/3 का मान होता है, ये हो जाता है माइनस कॉस π/3, और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस कितना? π/2, ये 2 है, ये π/3 ना, π/3, तो 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 माइनस में,
तो यहाँ पे मान रख दोगे तो 5 पाई गुने माइनस में 1/2 कॉस 180 प्लस 60 का मान होता है माइनस में कॉस 60, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है नहीं। तो यानी हो जाएगा -5/2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी जब टाइम इजिकल टू 1 रखोगे तो -5/2 मीटर पर सेकेंड मिलेगा तुमको। ठीक, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ओमेगा को दे दिया है 6.28 पर सेकेंड और एम्पलीट्यूड दे दिया है 10 cm, यानी हमको ओमेगा दे दिया है 6.28 पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड दे दिया सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर। हमको बोल रहा टाइम पीरियड बताओ, पहला पार्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम पीरियड टी क्या होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा का मान कितना है 6.28। ये देखोगे ये जगह 2 गुणे 3.14 पाई का मान डिवाइडेड बाई 6.28, तुम जानते हो दोनों कट के हो गया 1 सेकेंड हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड। अब बोल रहा है दूसरा कि हमको मैक्सिमम स्पीड बताओ, दूसरा है कि मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला तुमको पता है ए गुने ओमेगा, ए का मान है 10 cm, cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, गुने ओमेगा का मान कितना है 6.28, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.628 मीटर पर सेकेंड। तीसरा पार्ट हमको बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ। यह भी तुमको याद होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है कब, जब ओमेगा स्क्वायर गुने ए होता है, और ये कब होता है जब x का मान एक्सट्रीम पे हो, तब मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलता है हमको। ठीक, तो जो हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलता है वो याद रखना ओमेगा स्क्वायर गुने ए के बराबर होता है, और वो कहाँ पे होता है, वो एक्सट्रीम पे होता है। मैक्सिमम स्पीड मीन पे होता है, याद रखना। ये ओमेगा का मान है 6.28 का स्क्वायर गुणे ए का मान है 10 cm यानी 0.1 मीटर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करो ये। डी वाला पार्ट में हमको बोलता है कि तुम बता दो स्पीड बताओ जब x का मान है 6 cm फ्रॉम मीन पोजीशन, x का मान दे दिया 6 cm और उस समय पे वेलोसिटी का मान पूछ रहा है। तुम जानते हो वेलोसिटी बराबर होता है एक और फार्मूला ओमेगा√a² माइनस x²। तो याद रखा करो ये सब फार्मूला, तभी काम होगा। वेलोसिटी बराबर ओमेगा√a² माइनस x²। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ओमेगा का मान कितना है 6.28 गुने a², a कितना है तो ये है 10 cm, ये था एम्पलीट्यूड, माइनस x कितना है 6 cm का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमको आंसर आएगा वेलोसिटी वो किस में आएगा, cm पर सेकेंड में आएगा। ये सॉल्व करने से तुमको आ जाएगा 50.2 cm पर सेकेंड। अब जो पांचवा पार्ट है बोलता है कि अगर स्पीड एट t = 1/6 सेकेंड, यानी ई वाले पार्ट में बोल रहा है जब टाइम 1/6 सेकेंड है तभी बोल रहा है कि इसका जो स्पीड है क्या होगा जब t = 1/6 सेकेंड है। एज्यूम कर लो कि जो मोशन है वो t = 0 पे स्टार्ट हुआ था, t = 0 से स्टार्ट हुआ था, तो t = 1/6 सेकेंड पे वेलोसिटी जो स्पीड है वो क्या होगा। सिंपल सा बात है, जब मोशन स्टार्ट होगा t = 0 तो स्पीड क्या होगा उस समय पे, शुरू ही हुआ है तो 0। यानी स्पीड अगर t = 0 पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट पे पार्टिकल कहाँ पे रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पे तो मैक्सिमम स्पीड आता है। हमको बोल रहा है कि रेस्ट पे था कब, जब t = 0 था। तो हम एक बात समझ गए कि रेस्ट पे तो तब होगा जब ये एक्सट्रीम पे होगा, यानी हम बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ये पार्टिकल। और एक बात समझो, एक्सट्रीम पे होता है तो यहाँ पे पहले था 0 डिग्री, तो यहाँ से शुरू कर रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री, फिर वापस मीन पे आएगा तो 180 डिग्री, वापस यहाँ गया तो 270 डिग्री, और फिर लौट के आ गया तो 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब गोल चक्कर बना लिया, तो मीन पे 2 बार आएगा और एक्सट्रीम पे भी 2 बार जाएगा। यहाँ पे है 0 डिग्री का मतलब मीन, फिर से यहाँ पे भी मीन, और ये ऊपर में दोनों एक्सट्रीम,
ऐसा टाइप का बनता है। तो जब तुम इसका इक्वेशन लिखोगे, एक्सट्रीम से स्टार्ट करना है, तो एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना मेरा, कि जब भी तुमको एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो शुरू का जो फाई है ना वो 90 डिग्री रख देना। यानी जो तुम्हारा एक्स का इक्वेशन था वो क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ पे रख देना ए साइन ओमेगा टी। अब फाई का मान कितना रख दोगे, 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। और याद करो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी तुम इसको लिख सकते हो एक्स बराबर ए, साइन के बदले लिख दोगे कॉस ओमेगा टी। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स का मान। तो वेलोसिटी का मान क्या आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि तुमने डी एक्स बाई डी टी निकाल दिया है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बोलता है कि टी इजिकल टू 1/6 रखने पे वेलोसिटी बता दो, तो जाएगा माइनस ए। ओमेगा का मान कितना था 6.28, ए का मान कितना था 0.1 मीटर, और साइन ओमेगा का मान था 6.28, टाइम है 1/6, तो यानी आ जाएगा -0.628 गुने साइन पाई बाय 3। ठीक है, क्योंकि ये 6.28 को हम लिख देंगे 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3। तो यानी यहाँ से वेलोसिटी का मान आ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा 54.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह आ जाएगा तुमको वेलोसिटी का मान। साइन तो तुम जानते हो, साइन क्या होता है, दिखाता है बस डायरेक्शन को। हमको पूछा क्या था, हमको पूछा था बता दो स्पीड बताओ, तो स्पीड में कभी भी माइनस लगाते नहीं है, ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, ये भी बात समझ गए। तो अब जो है हम लोग इससे आगे भी क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।